हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जी की क्लासेस कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हम लोग कवर कर चुके हैं और आज क्लास नंबर 3 है। और आपको बता दूं कि जो स्टैटिक जी क्लासेस चल रही हैं, इसके सारे क्वेश्चन किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक? तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के दौरान शुरू हुआ? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी है कर्नाट वंश, ये कर्नाटक नहीं, कर्नाट राजवंश, ऑप्शन सी चोल राजवंश, ऑप्शन डी पांड्य राजवंश। ठीक, तो देखो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो मैथिली भाषा का विकास है यह कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ। कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। इस राजवंश का जो समय था इसका समय 1097 से 1325 ईस्वी था। 1097 से कितना था? 1325। और इसी कर्नाट राजवंश को इसे सिमराव राजवंश भी कहा जाता है। इसे सिमराव राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। एक व्यक्ति थे डॉक्टर रामकुमार शर्मा। डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने मैथिली भाषा के विकास का सबसे अच्छा जो समय बताया था वो 1206 से लगभग 1526 के बीच बताया था। ठीक, कहा कि 1206 से लगभग 1526 के समय के दौरान मैथिली भाषा का विकास सबसे अच्छे तरीके से हुआ था। ठीक, और मैथिली भाषा के एक कवि थे विद्यापति। ठीक है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए विद्यापति को किस नाम से जाना जाता, तो मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता था। ठीक दोस्तों यहाँ पे चोल पांड्य लिखा हुआ है ना, तो एक हिस्ट्री में एक समय आपको आने वाले समय पढ़ाया जाएगा, संगम काल। ठीक, संगम काल में 3 समय थे। एक मिनट, सॉरी 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य तीनों राजवंश संगम काल के दौरान उदित हुए थे। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैथिली भाषा का विकास जो था ये कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि रक्त रहित क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? रक्त रहित क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, यहाँ पे कर दो असहयोग आंदोलन। ठीक, दूसरा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भूदान आंदोलन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो देखो सबसे पहली बात जो आती है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को, और इसको वापस लिया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया था 1922 में, और क्यों लिया गया था? तो दोस्तों इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो गांधी जी थे, और गांधी जी का उद्देश्य था कि बिना किसी भी नुकसान के ये आंदोलन
मतलब संपन्न हो जाए। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक हत्याकांड हो गया था, जिसमें कहने का मतलब इस आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया था, जला दिया गया था, जिसमें लगभग 26 या 27 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक, कब लिया था? 1922 में। ठीक, दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। ठीक, तो अब देखो, रक्त रहित क्रांति जो है, रक्त रहित क्रांति के नाम से भूदान आंदोलन को जाना जाता है। किस आंदोलन को जाना जाता है? भूदान आंदोलन को जाना जाता है। रक्त रहित क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो भूदान आंदोलन को जाना जाता है। ठीक भैया, अब ये जो भूदान आंदोलन है, इस भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में। भूदान आंदोलन की शुरुआत कभी 1951 में, और इसको शुरू किसने किया था? विनोबा भावे ने इस आंदोलन की क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक, विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, और कहाँ से भैया की थी? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली। अगर कह दिया जाए भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप बताओगे तेलंगाना के एक गांव से, पोचमपल्ली से। ठीक, अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसमें हुआ क्या था कि जो कहने का मतलब बड़े जमींदार थे, बड़े जमींदार या फिर जो अमीर व्यक्ति थे, बड़े अमीर व्यक्ति थे, बड़े जमींदारों से विनोबा भावे ने ये रिक्वेस्ट की या फिर ये कहा कि आपके ज़मीन का जो कुछ हिस्सा है आप लोग उसको क्या करिए, गरीबों में दीजिए। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लोगों ने अपने भूमि का कुछ हिस्सा गरीबों को दान भी किया था। ठीक, तो जो भूदान आंदोलन है इसे रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखो भैया, अगला कह रहा है मोनाजाइट मिट्टी में किस प्रकार के खनिज मात्रा मोनाजाइट मिट्टी में किस खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है एल्यूमिनियम, सी है थोरियम, डी है आयरन। ठीक भैया, तो देखो पहले तो मोनाजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लिखो यह केरल के समुद्री तटों पर, केरल के समुद्री तटों पर पाई जाने वाली रेत है। क्या है? रेत है। ठीक, अब इसमें भैया जो थोरियम होता है, थोरियम तत्व की मात्रा जो है, या थोरियम खनिज की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थोरियम खनिज पाया जाता है। ओके, और जो मोनाजाइट थोरियम का क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक है, अब ये क्या? रेडियोधर्मी तत्व है। ओके, ये थोरियम क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग। ओके, तो देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि मोनाजाइट मिट्टी में किस प्रकार के खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो आप बताएंगे थोरियम की कहाँ पाया जाता है? केरल में। अब देखना दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये जो केरल है, केरल राज्य की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। किस नदी को? पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, तो पेरियार नदी को कहा जाता है। ठीक, और इसी पेरियार नदी पर, इस पर एक बांध है, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पे। कहाँ पे है? केरल राज्य में। ठीक, और यहीं पे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भैया? तो आपका केरल राज्य में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। केरल में 2-3 झीलें पाई जाती हैं आपकी, जैसे वेम्बनाड, अष्टमुदी। ठीक है, ये सब झीलें कहाँ हैं? केरल राज्य में पाई जाती हैं। ओके, कोई दिक्कत? तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा, पूर्व की गाथा के रूप में किस नृत्य शैली को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी
ओडिसी। ठीक, तो देखो भैया पहले तो हम लोग कुछ ये जानते हैं, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, जैसे यूपी का कथक, फिर केरल का कथकली एवं मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक, फिर आपसे कह दिया जाए केरल के बाद आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अगर आपसे कह दिया जाए ओडिशा का, ओडिशा का आपका है ओडिसी। मणिपुर का मणिपुरी। ठीक, अगर आपसे कह दिया जब तमिलनाडु, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, और असम का है सतारिया। ये हो गया आपके शास्त्रीय नृत्य। ठीक, अब देखो, अब जैसे ओडिशा का क्या हो गया? ओडिसी हो गया। ठीक, अगर कहें भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम खेल कथकली केरल। तो पूर्व की गाथा के रूप में कथकली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अब जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम सादिर है। इसका पुराना नाम क्या था? सादिर था। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो देखो भैया, अब करा निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, सोयाबीन। तो देखो रबी की फसलों में आती कौन कौन सी हैं? रबी की जो फसल हैं इसमें गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब क्या है? रबी की फसल है। रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू, ये सब फसलें किस में आती हैं? रबी की फसल में आती हैं। ठीक, अब जब खरीफ की फसल होती है, खरीफ में आता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन। ये सब किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक भैया, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो गेहूं, जौ, सरसों। देखो गेहूं, जौ, सरसों रबी की हैं। सोयाबीन किसकी है? खरीफ की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सोयाबीन किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक, अब एक आता जायद की फसल। जायद की फसल, इससे यूपी में क्वेश्चन भी बना था। ठीक, अब जायद में क्या होता है? खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, करेला, लौकी। ये सब क्या है? सब्जी वाली फसलें, वैसी फसलें जो होती हैं जायद की फसल में आती हैं। कोई दिक्कत? अब एक होता गन्ना। तो देखो भैया, गन्ना जो है, गन्ना है ये मुख्य रूप से तो खरीफ की फसल है। गन्ना मुख्य रूप से किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक भैया, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, गन्ना जो है, गन्ना मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन ये आता तीनों में है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये ईयरली फसल होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ओके, कह रहा है पाराद्वीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? पाराद्वीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो ध्यान देना, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता में है। ठीक, पश्चिम कोलकाता। गुजरात में आपका जो है कांडला बंदरगाह। इसी को अब जो है पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ठीक, आंध्र प्रदेश में आपका एक बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में आपका एक बंदरगाह है काकी
नाड़ा बंदरगाह, काकीनाड़ा बंदरगाह स्थित है। और ये जो काकीनाड़ा बंदरगाह है ये बच्चा इससे तंबाकू व्यापार होता है, इससे तंबाकू का व्यापार सर्वाधिक होता। क्यों होता? क्योंकि तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में प्रथम है। कौन? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ही तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में क्या स्थित है? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। और ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि आंध्र प्रदेश के जिले को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले को, आंध्र प्रदेश के किस जिले को? गुंटूर जिले को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, अब ये जो पारादीप बंदरगाह है ये भैया आपका कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, और उड़ीसा राज्य में ये पारादीप बंदरगाह जो है एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पारादीप बंदरगाह। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी सभी लोग, चीज़ें समझ में आई? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यही ओडिशा में एक ओलिव रिडले तट है। ओलिव रिडले एक तट है, ये समुद्री तट है। ओलिव रिडले क्या है? समुद्री तट है, क्योंकि इस समुद्री तट पे क्या पाए जाते हैं? कछुए पाए जाते हैं एशियाई, इसीलिए ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति भी है। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आपके यूपीपी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, 31 अक्टूबर, अगर कह दिया जाए आपसे 2 अक्टूबर, 22 मार्च। तो देखो सबसे पहले दोस्तों 22 मार्च के बारे में सोचते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया? 2 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और 14 नवंबर को बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। आइए कुछ डे और जान लेते हैं। जैसे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लिख रहे हैं। ठीक, 29 जुलाई बाघ दिवस। 29 जुलाई बाघ दिवस। अगर आपसे कह दिया जाए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए भैया 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। अगर आपसे कह दिया जाए 1 मई तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए भैया 20 जुलाई शतरंज दिवस। शतरंज दिवस। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस। ठीक, तो इतने दिवस आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक, 1-2 और लिख लेते हैं। अगर कह दिया जाए 30 जनवरी सर्वोदय या शहीद दिवस। सर्वोदय या शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इज
राइट, कि जो है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया था? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र, परमवीर चक्र, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। ठीक भैया, तो देखो पहली बात तो आती बात भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न है। ठीक, इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत रत्न की वो 1952 में हुई थी, और किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया जो है हम कुछ पुरस्कार लिख रहे हैं, इनको समझिएगा। ठीक, जैसे कह दिया जाए कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार का संबंध जो है वो विज्ञान के क्षेत्र से है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगर कह दिया भटनागर पुरस्कार, तो ये भी भैया आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, अगर से कह दिया जाए BC राय पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, अगर चिकित्सा क्षेत्र में सॉरी, अगर आपसे कह दिया जाए कि नीरजा भानोद पुरस्कार, ये वीरता के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में। ठीक, वीरता के क्षेत्र में, लेकिन किसको? सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो है नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन या बोरलाग पुरस्कार बोलते हैं, बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में, गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, अगर कह दिया जाए पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है। इतने पुरस्कार आपको समझ में आ गए? तो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो होता है राष्ट्रीय पुलिस पुरस्कार, राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर C इज राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला करा भैया, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन A कुतुब मीनार, ऑप्शन B लाल किला, ऑप्शन C ताजमहल, ऑप्शन D इंडिया गेट। ठीक, तो भैया देखो कुतुब मीनार है कहाँ पे? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की है। निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, कहीं कहीं मिलता है फिरोज शाह तुगलक। अब इल्तुतमिश ने जब बनवा दिया था, इस पे बाद में 4 मंजिल की थी, आकाशीय बिजली गिर गई थी जिससे कुतुब मीनार क्या हुई थी? ध्वस्त हो गई थी। तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आपका है लाल किला। लाल किला आपका कहाँ है भैया? तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आपका आगरा में है, और ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। और लाल किला को भी किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ही बनवाया था। और कुतुब मीनार का मैंने बता दिया कि निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, पूरा करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इंडिया गेट भैया आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर D इज राइट। अब यूनेस्को यानी यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है? लंदन पेरिस। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और ये पेरिस जो है किस नदी के किनारे भैया? तो सीन नदी। एक मिनट रुक जाओ, इसका जो मुख्यालय है पेरिस, पेरिस कहाँ? फ्रांस कर दो। ठीक, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इतनी चीज़ों आपको ध्यान देना है। और एफिल टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा जो टावर है एफिल टावर, ये भी आपके कहाँ है, फ्रांस पेरिस में ही स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी सभी लोग। ओके, आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है। ठीक, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक दोस्तों, तो देखो सबसे पहली बात तो ध्यान ये देना दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल दूध प्लस दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया, दूध प्लस दही में। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है, सिरके में। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर प्लस पालक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक, नारियल में लॉरिक अम्ल पाया जाता है। नारियल में कौन सा अम्ल, लॉरिक अम्ल। अगर आपसे कह दिया जाए दोस्तों कि जो है सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है कहाँ पे, सेब में पाया जाता है। ठीक, घास में बेंजोइक अम्ल। ठीक, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, और दोस्तों ये ध्यान देना, जो अम्ल होते हैं, अम्लों का जो स्वाद होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा होता है, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, एक होता है पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये किसी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने की बात करता है या उसके नेचर को दर्शाता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है। चीज समझ आई आपको, कोई दिक्कत। ओके, ठीक, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।